भैरव और सारे लोग खिड़की की तरफ लपके। ऐसा लगा जैसे खिड़की किसी ने जबरदस्ती खींचने की कोशिश की थी और पैरों की धमधम भी सुनाई दी। कौन हो सकता है? ऐसा लगता है कि हम पर नजर रखी जा रही है। अब तो ये सचमुच फिक्र की बात है। गुस्से से कार्तिक की सांसें तेज होने लगी। दादा, मेरा मन करता है कि अभी जाकर उस नारायण भवन में आग लगाकर अपनी पूजा को ले आऊं। इन राक्षसों का दहन करना आज जरूरी हो गया है। भैरव ने कार्तिक के कंधे पर हाथ रखा। बस थोड़ा सा धीरज रखो कार्तिक, उन राक्षसों का दहन होगा, जरूर होगा। बस हमें जोश में होश नहीं खोना है। हमें जो भी करना है वो सोच समझ कर करना है। हम गुस्से में कोई गलती नहीं कर सकते क्योंकि हमारी पूजा उनके पास है। हाँ दादा, आप सही कह रहे हैं, पर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। राघव भैया, आप क्या कहते हैं? इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? भैरव, सबसे पहले हमें ये पता करना चाहिए कि रूनी ने तुम पर हमला क्यों करवाया। ये हमला सच में रूनी ने करवाया है या रूनी के कंधे पर बंदूक रखकर किरण देवी ने चलाई है? फिर राघव कुछ सोचने लगा। एक बात बताओ भैरव, क्या तुमने गांव वालों को रूनी के खिलाफ कभी कुछ कहा है? हाँ भैया, मैंने गांव वालों को कहा था कि वो रूनी को वोट न दें क्योंकि पूजा ने बताया था कि रूनी किरण देवी के साथ मिला हुआ है और अवैध हथियारों का धंधा भी करता है। मैंने किसी को रूनी के धंधे के बारे में नहीं बताया, नहीं तो गांव वाले ज्यादा डर जाते। मुझे लगता है किसी तरह रूनी को यह बात पता चल गई है या फिर किरण देवी ने जानबूझकर ऐसी साजिश रची है। हाँ, मुझे भी यही लगता है। मैं सोच रही हूँ कि एक बार अमरेंद्र से बात करूं। सुनैना के मुंह से ये बात सुनते ही सभी उसका मुंह देखने लगे। हाँ, शायद इस परेशानी का कोई हल निकल जाए। भैरव और यति पर लगातार होते हमले और पूजा का नारायण भवन में होना दोनों ही शुभ संकेत नहीं है। इससे पहले की बात आगे बढ़े, मैं एक बार अमरेंद्र से बात करना चाहती हूँ। वैसे मुझे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करना चाहूंगी। नहीं सुनैना, अब ऐसा करना खुद को जोखिम में डालने जैसा होगा। हम अब तुम्हें लेकर कोई जोखिम नहीं उठा सकते। सुनैना की आंखों में आंसू आ गए। वो फपक कर रो पड़ी। सब उसकी तरफ स्नेह से देखने लगे। मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है कि अमरेंद्र मेरा भाई है और वो आप सबको इतनी तकलीफ दे रहा है। मैं कैसी अभागन हूँ, जिस घर ने मुझे सहारा दिया, मेरा भाई उसी घर को जलाने में लगा है। यति ने आगे बढ़कर सुनैना को थाम लिया। उसने सुनैना के आंसू पोंछे और उसके उसी घर को जलाने में लगा है। यति ने आगे बढ़कर सुनैना को थाम लिया। उसने सुनैना के आंसू पोंछे और उसके दोनों हाथों को अपने हाथ में प्यार से ले लिया। सुनैना, तुम ज्यादा मत सोचो। हम किसी और के कर्म के जिम्मेदार नहीं होते। तुम अच्छी हो, तुम हमारे साथ हो, हमारे लिए यही बहुत है। हम सब खुश हैं कि तुम हमारे साथ हो। सुनैना रोते रोते यति के गले लग गई। यति, तुम बहुत अच्छी हो, बहुत ही अच्छी हो। इधर नारायण भवन में किरण देवी को जैसे ही पता चला कि भैरव जिंदा बच गया है तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। ए रोनी का गुंडे भी कोनो काम का नहीं। इस सबको चूड़ियां पहना दो, चूड़ियां। एक अकेला भैरव 4 मुष्टंडन को मार गया। कुछ भी काम नहीं कर पाए ये लोग। सब के सब नालायक हैं। तभी वहां पर रूनी भी आ गया। वो भी गुस्से में तमतमाया हुआ था। कौन है ये भैरव? उसने अकेले मेरे 4 सबसे मजबूत आदमियों को मार भगाया और उसका कुछ भी नहीं हुआ। अब मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। सोचो, कछु सोचो तुम लोग। तभी अमरेंद्र वहां आया। मैं सोच रहा था कि अच्छा, तो आप सोचते भी हैं? रूनी मजाक उड़ाते हुए हंसा और फिर गुस्से वाली शक्ल बना ली। अमरेंद्र, क्या कहना है तुमको? क्या तुम्हारे दिमाग में कोनो आइडिया है? हाँ, मैं सोच रहा था कि भैरव मजबूत है पर उसकी एक कमजोरी है। भैरव की कमजोरी? क्या है भैरव की कमजोरी? अमरेंद्र ने रूनी और किरण देवी की ओर बारी बारी से देखा। यति, उसकी पत्नी। ये सुनकर किरण देवी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। हम यति को अगवा करेंगे। रूनी थोड़ी देर अमरेंद्र और किरण देवी को देखता रहा। और यति को अगवा करने पर क्या होगा? यति को अगवा करने से भैरव टूट जाएगा और अभी यति माँ भी बनने वाली है, तो भैरव पर इसका और भी ज्यादा असर पड़ेगा। ये हमारे लिए अच्छा मौका होगा भैरव को खत्म करने का। प्लान तो बढ़िया है, पर मैं सोच रहा था कि सिर्फ भैरव से बदला लेने के लिए इतना बड़ा रिस्क लेना सही है? कहीं अगर बात मीडिया में आ गई
तो चुनाव से पहले मेरी इमेज खराब हो जाएगी। किरण देवी को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि रूनी का मन बदल जाए और वो भैरव से बदला ना लेने का मन बना ले। किरण देवी को भैरव से हर हाल में बदला लेना था, वो भी रूनी की आड़ में। वो जानती थी कि रूनी राजनीति से जुड़ा है तो वो बड़े खतरे भी ले सकता है। अरे कैसी बात करते हो रूनी? वो भैरवा ने तुम्हारे खिलाफ गांव वालों को भड़काने की कोशिश की है। ये का कम बड़ा अपराध है, ये तो बहुत बड़ा अपराध है रूनी। तुम इसे कैसे माफ कर सकते हो? ये कहते हुए किरण देवी ने कुटिलता भरी मुस्कान से अमरेंद्र की तरफ देखा। अमरेंद्र की आंखों में भी कुटिलता दिख रही थी। किरण देवी की बात सुनकर रूनी को फिर से गुस्सा आ गया। आप सही कह रही हैं। भैरव ने सीधे सीधे रूनी से पंगा ले लिया है। इसकी कीमत तो उसे चुकानी ही पड़ेगी। बनाना पड़ेगा कुछ सॉलिड प्लान इस भैरव से बदला लेने का। हमका अमरेंद्र का प्लान सही लगा। क्यों अमरेंद्र? किरण देवी एक तीर से दो निशाने करने का मन बना चुकी थी। उसे यति और भैरव से हर बात का बदला हर हाल में चाहिए था। रूनी उसके प्लान के बारे में सोचने पर मजबूर हो गया। पूजा खिड़की के पास ही चहलकदमी करने लगी ताकि उनकी बातें सुन सके। उसका ध्यान नहीं गया कि अमरेंद्र कमरे से निकलकर उसके पास आ गया था। अमरेंद्र ने पीछे से आवाज दी, यहाँ क्या कर रही हो पूजा? अमरेंद्र को अचानक सामने देख पूजा का चेहरा सफेद पड़ गया। कुछ पल के लिए वो मानो फ्रीज हो गई, जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। और सच भी था कि अमरेंद्र ने उसकी चोरी पकड़ ली थी। वो मैं तो क्या बकरे की तरह मैं कर रही हो? सीधे सीधे कहो ना कि छुपकर हमारी बातें सुन रही थी ताकि भैरव तक पहुंचा सको। पूजा ने तब तक खुद को संभाल लिया था। कैसी बातें कर रहे हो अमरेंद्र? मैं उन सबको छोड़कर यहाँ आई हूँ। अब मेरा उन लोगों से कोई नाता नहीं। झूठ, एकदम झूठ। कोई कुछ भी कह ले, मेरा तुम पर कोई भरोसा नहीं। अरे जिन्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए वो करते हैं। ये कहकर पूजा स्मार्टली वहां से निकल गई। अमरेंद्र दांत पीसता रह गया। इसे तो मजा चखाना ही पड़ेगा। ये सबको उल्लू बना सकती है पर मुझे नहीं। दूसरी तरफ भैरव के घर में यति बहुत परेशान थी। वो बेचैनी से चहलकदमी कर रही थी। तभी सुनैना वहां आई। क्या हुआ यति? इतनी परेशान क्यों हो? इस हाल में इतना परेशान होना ठीक नहीं है। हाँ जानती हूँ, पर क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। सब ठीक होगा, तुम धीरज रखो। जानती हूँ तुम्हें पूजा की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है। हाँ मैंने भैरव से कहा कि पूजा को बुला लो, पर पूजा अब लौटने को तैयार नहीं है। पूजा समझदार है। और यति, ये भी तो सोचो कि अगर वो लौटकर यहाँ आ गई तो वो लोग समझ जाएंगे कि पूजा ने उन्हें धोखा दिया है। फिर वो पूजा की जान के भी पीछे पड़ जाएंगे। हाँ ये भी आप सही कह रही हैं। मेरा तो दिमाग काम ही नहीं कर रहा है कि क्या करूं। सुनैना यति के पास आकर बैठ गई और उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर प्यार से बोली, यति तुम इतना मत सोचो, भैरव सब ठीक कर देगा। अच्छा बताओ, अभी तुम्हारा क्या खाने का मन है? अभी तो कुछ भी मन नहीं है। अरे ऐसे कैसे? इस हाल में ऐसे नहीं कहते। कुछ ना कुछ तो खाते रहना चाहिए ना। बच्चे को भी तो भूख लगती होगी। बताओ कुछ बनाऊं तुम्हारे लिए? अच्छा आटे का हलवा बनाऊं? तुझे तो पसंद है ना? हाँ आप बनाएंगी? हाँ क्यों नहीं, मैं बनाऊंगी। ये कहकर सुनैना रसोई की ओर चली गई। थोड़ी देर में रसोई से घी और आटे की महकती खुशबू आने लगी। यति के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उधर नारायण भवन में पूजा ने अमरेंद्र को संभाल तो लिया था, पर उसके अंदर डर और चिंता दोनों बैठ गए थे। अब उसे भैरव से मिलने के लिए ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, और ये लोग अब भैरव के साथ क्या क्या करने वाले हैं ये भी उसे पता नहीं चला। क्या करूं मैं, क्या करूं, कैसे पता करूं? हे भगवान, मेरे परिवार की रक्षा करना इन राक्षसों से। पूजा ने ध्यान दिया कि अमरेंद्र उस पर नजर रखे हुए था, इसीलिए वो शाम में भैरव से मिलने नहीं निकली। उसकी रात बेचैनी में गुजरी। दूसरे दिन सुबह के समय किरण देवी के कमरे से ठहाकों की आवाज आई। पूजा हड़बड़ाते हुए अपने कमरे से बाहर निकली और किरण देवी के कमरे की ओर बढ़ी। दूर से ही उसने देखा कि किरण देवी, अर्नब और अमरेंद्र बातें कर रहे थे और कह कहे लगा रहे थे।
तभी अमरेंद्र की नजर पूजा पर पड़ गई। अरे पूजा, यहाँ आओ, तुम भी ये खुशखबरी सुनो। पूजा खुशखबरी शब्द सुनकर चौंक गई। उसे समझ नहीं आया कि अचानक से क्या हुआ। वो किरण देवी के कमरे की ओर बढ़ी। आवा आवा पूजा, ये खुशखबरी सुनो। आज आखिरकार भैरवा का अंत हो ही गया। किरण देवी का ये वाक्य सुन ऐसा लगा जैसे मानो पूजा के कान में किसी ने पिघला शीशा डाल दिया हो। वो कुछ ही सेकंड के लिए सुन्न हो गई। आखिर ये कैसे हुआ? उसे लगा जैसे उसकी दोनों आंखें बरस पड़ेंगी, लेकिन वो होशियार थी। उसने अपने आप को रोक लिया। अच्छा, ये कैसे हुआ? कब हुआ? अरे पूजा, इधर आओ। आज बहुत खुशी का दिन है। हमारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा हट गया। आज भैरव का अंत हो गया। वाह, ये तो सच में बहुत खुशी की बात है। वो हम सबका दुश्मन था, पर ये काम किया किसने? इतना जानकर क्या करोगी? किसने किया, कब किया, बस ये जान लो कि भैरव अब इस दुनिया में नहीं है और हम इस बात का जश्न मना रहे हैं। हमने रामू को कह दिया है, आज 56 भोग बनेगा। हाँ, आज तो 56 भोग होवे के चाहिए। आज बहुत ही बड़ी खुशी का दिन है। हाँ जरूर, मैं भी रामू काका की मदद करती हूँ। पूजा वहां से हटना चाहती थी ताकि वो अपनी भावनाओं को संभाल सके। वो किरण देवी के कमरे से निकलकर रसोई की ओर बढ़ी। आप 56 भोग की तैयारी कर रहे हैं ना? हाँ बिटिया। ठीक है, आप शुरू कीजिए, मैं अभी आती हूँ। पूजा अपने कमरे में चली गई और अपने आंचल को मुंह से भरकर हिचक हिचक कर रोने लगी। ये क्या हो गया? मेरे यहाँ आने का कोई फायदा नहीं हुआ। रोते रोते पूजा की मुट्ठियां भिज गई। अगर सच में भैरव दादा को कुछ हुआ है तो मैं इन सबको छोड़ूंगी नहीं। उधर कमरे में किरण देवी अमरेंद्र को लताड़ रही थी। कामरेंद्र, तुम तो कह रहे थे कि पूजा वो भैरवा से मिली हुई है, पर वो तो हमरे साथ जश्न में शामिल हुई है। बौरा गए हो का? काहे शक कर रहे हो पूजा पर? अमरेंद्र सर झुकाए खड़ा था। आप सही कह रही हैं। पूजा उन लोगों से मिली हुई नहीं है। एक बार मुझे भी शक हुआ था और मैंने भी जांच की तो पूजा निर्दोष निकली। हमें अब उस पर शक नहीं करना चाहिए। पूजा अपने कमरे में परेशान हुई बैठी थी। तभी उसे बाहर से कोई आवाज सुनाई दी। कोई गा रहा था। राम की दया है, सब ठीक है। कान्हा की दया है, सब ठीक है। इस आवाज की पॉजिटिविटी ने पूजा को अपनी ओर खींचा। वो उठकर खिड़की की तरफ गई। गाने वाला किसी गली में खो गया था, पर आवाज आ रही थी। राम की दया है, सब ठीक है। कान्हा की दया है, सब ठीक है। पूजा को अच्छा महसूस हुआ। उसे लगा जैसे उसके लिए कोई संदेश है। पर ये है कौन? पुनः ये आवाज मंगल की है। सुकून है इस आवाज में और एक इशारा भी कि शायद सब ठीक है। पूजा अपने चेहरे को ठीक करके रसोई की तरफ बढ़ गई। उधर भैरव पूजा से ना मिल पाने के कारण थोड़ा परेशान सा था। क्या हुआ? तुम परेशान लग रहे हो। हाँ गुड़िया, मैं 2 दिन से पूजा से नहीं मिल पा रहा हूँ। पता नहीं वहाँ क्या चल रहा है। पूजा ठीक भी है या नहीं। इस बार पूजा से मिलने कोई नहीं जाएगा। इस बार मैं जाऊंगी। गुड़िया, तुम क्यों जाओगी? क्या बात है? हाँ, मैं जाऊंगी और पूजा को हाथ पकड़कर खींच कर लाऊंगी। अगर वो मेरी बात नहीं मानेगी तो मुझे जबरदस्ती करनी ही पड़ेगी। अब मैं पूजा को वहां नहीं छोड़ सकती। अगर वो जिद्दी है तो मैं भी जिद्दी हूँ। यति के कड़क अंदाज को देखकर भैरव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अरे मेरी गुड़िया, तुम तो झांसी की रानी लग रही हो आज। मैं पूजा को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। भैरव ने आगे बढ़कर यति को गले लगा लिया। दूसरे दिन नारायण भवन में किरण देवी और अर्नब नहीं थे। अमरेंद्र भी अपने काम से बाहर था। तभी रूनी आया। उसका चेहरा तमतमाया हुआ था। घर में घुसते ही उसकी नजर पूजा पर पड़ी।
पूजा उसके गुस्सैल चेहरे को देखकर थोड़ी सहम गई। अरे रूनी जी, क्या हुआ? बहुत गुस्से में लग रहे हो। आओ बैठो, मैं पानी लाती हूँ। रूनी सोफे पर बैठ गया। पूजा पानी लाने रसोई में गई। जब वो पानी लेकर आ रही थी तो रूनी बड़बड़ा रहा था। वो साला भैरव मुझे जहां तहां दिख जाता है, उसको देखते ही मेरा मूड खराब हो जाता है। रूनी की बात सुनकर पूजा चौंक गई। उसके मन में एक खुशी की लहर दौड़ गई। किसने रूनी का मूड खराब कर दिया? किसे देख लिया आपने? अरे वही भैरव, आते हुए वो दिख गया। रूनी की बात सुनकर पूजा मन ही मन खुश हो गई। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई, पर उसने तुरंत ही अपने आप को सहज कर लिया। तो इस वजह से आपका मूड खराब है? बैठिए, मैं चाय बनाती हूँ। रूनी ने पानी पिया और पूजा की तरफ देखा। पूजा को देखकर रूनी का मूड बदल गया। तुम चाय बनाओगी तो जरूर पीऊंगा। तुम्हारे हाथ की चाय को भला कौन मना कर सकता है। पूजा चाय बनाने के लिए चली गई और चाय के साथ कुछ कुकीज भी लेकर आई। रूनी और पूजा बैठकर चाय पीने लगे। और पूजा, तुम्हारा क्या प्लान है? प्लान? किस चीज का प्लान? लाइफ का प्लान। वो तो भगवान तय करते हैं, हम कहाँ कुछ कर पाते हैं। फिर भी कुछ तो सोचा होगा। अभी तो पता नहीं, जिधर जीवन ले जाए उधर ही चले जाएंगे। पूजा, मैं कुछ सोच रहा था, अगर तुम्हें बुरा न लगे तो कहूँ? हाँ, कहो ना। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ गांव में चुनाव प्रचार करो। मैं? हाँ, तुम। रूनी पूजा के पास आने की कोशिश करने लगा, पर पूजा ने अपने आप को बचा लिया। मैंने इस बारे में कभी सोचा नहीं। जरूरी थोड़ी है कि जो कभी नहीं सोचा है वो अभी भी ना सोचो। पहले नहीं सोचा तो अब सोच लो। मैं ऑफर कर रहा हूं ना। पूजा पशुपेश में पड़ गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो रूनी को क्या जवाब दे। रूनी उसकी चिंता समझ गया। अरे पूजा, मैं तुम्हें अभी जाने को नहीं कह रहा हूं। तुम वक्त ले लो, सोच लो, तो चुनाव प्रचार में मेरी बहुत मदद हो जाएगी। देखो, किरण देवी तो मेरा साथ दे ही रही है, तो तुम भी दे दो। मेरे महिला वोटर बढ़ जाएंगे और कुछ पुरुष वोटर भी बढ़ जाएंगे तुम्हारे जैसी खूबसूरत औरत को देखकर। ये कहते हुए रूनी ने अपनी दाहिनी आंख दबाई। पूजा को रूनी का ये व्यवहार अच्छा नहीं लगा, पर वो कुछ नहीं बोली। थोड़ी देर बाद पूजा ने सोचते हुए कहा, ठीक है, मैं सोचकर बताऊंगी। रूनी उठकर खड़ा हो गया। ठीक है, अभी मैं चलता हूं, पर मेरे ऑफर पर सोचना जरूर। तुम चुनाव प्रचार करोगी तो मुझे अच्छा लगेगा, मेरे वोटर भी बढ़ेंगे और तुम्हारा साथ भी मिलेगा। ये कहते हुए रूनी ने कामुक नजरों से पूजा की तरफ देखा और चला गया। पूजा थोड़ी देर उलझन में खड़ी रही। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आज मुझे हर हाल में भैरव दादा से मिलना ही होगा। इन लोगों ने भैरव दादा की मरने की झूठी खबर मेरे सामने इसलिए फैलाई कि मेरा इम्तिहान ले सके, और लगता है अब इन लोगों का शक मुझ पर से हट गया है। अब मैं दादा से मिलने जा सकती हूँ। वहीं शाम में मिलने के समय पर यति पूजा से मिलने के लिए तैयार हुई। तभी भैरव भी वहां आ गया। गुड़िया, तुम अकेली नहीं जाओगी पूजा से मिलने, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। क्यों? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? नहीं गुड़िया, ऐसी बात नहीं है। मैं तुम्हें ऐसी हालत में अकेले नहीं छोड़ सकता। चलो, मैं भी चलता हूँ। भैरव और यति पूजा से मिलने पहुंचे। पूजा भी वहां आई। यति ने पूजा का हाथ कसकर पकड़ लिया। चलो पूजा, घर चलो। पूजा को यति का यह व्यवहार देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। रुकिए, मैं अभी नहीं चल सकती। देखो पूजा, अब मैं कुछ नहीं सुनूंगी। मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें अब नारायण भवन में और नहीं छोड़ सकती। ये कहकर वो पूजा को फिर से खींचने लगी। पूजा ने अपने आप को रोका। रुकिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। भैरव दादा प्लीज रोकिए इन्हें। भैरव ने यति को रोका। दादा, उन लोगों को मुझ पर शक था, लेकिन अब उनका शक खत्म हो चुका है। मुझे लगता है कि किरण देवी रूनी की मदद से कुछ बड़ा करने वाली है, पर वो क्या करने वाले हैं ये नहीं पता कर पाई हूँ। इसलिए अभी तो मैं नारायण भवन नहीं छोड़ सकती। मुझे लगता है वो आप दोनों को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ बड़ी वाली चाल सोच रही है। ये सुनकर यति और भैरव दोनों के माथे पर चिंता देखने लगी। लेकिन आप दोनों फिक्र मत कीजिए, मैं जल्दी पता कर लूंगी। मेरे हाथ भी तुरुप का एक इक्का लगा है। पूजा की ये बात सुनकर भैरव और यति चौंक गए। दोनों ने एक साथ पूछा,
वो क्या? रूनी, रूनी, वो कैसे? दादा, मैंने बताया था ना कि रूनी मेरे ओर झुक रहा है, तो अब वो चाहता है कि मैं उसके साथ चुनाव प्रचार करूं। ये सुनकर यति अधीर हो गई। नहीं नहीं पूजा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। तुम रूनी के साथ चुनाव प्रचार नहीं करोगी। नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम मेरी चिंता मत करो। ये पता करना ही होगा कि किरण देवी आखिर क्या चाल चल रही है, क्या साजिश है उनके दिमाग में, और ये मैं रूनी के माध्यम से ही पता लगा सकती हूँ। मुझे लगता है कि किरण देवी जो भी करेगी वो रूनी के जरिए से ही करेगी। और प्लीज दादा, आप यति दीदी का ज्यादा ख्याल रखिएगा और खुद का भी। ये लोग बहुत बुरे हैं, बहुत ही बुरे। पूजा, तुम अपना ख्याल रखना। तुम्हें अगर कुछ हो गया तो मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। इतना मत सोचो, मैं ठीक हूँ। कहते हुए पूजा वहां से निकल गई। भैरव और यति भी घर लौट आए। घर में कार्तिक, राघव और सुनैना उन दोनों का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। यति इन लोगों को ये कहकर गई थी कि आज किसी भी हाल में पूजा को वापस लेकर आएगी। यति और भैरव के साथ पूजा को ना देखकर उन तीनों को आश्चर्य हुआ। दादा, आप पूजा को नहीं लाए? क्या कहूं कार्तिक, पूजा नहीं आई। यति, तुम तो कहकर गई थी कि आज हर हाल में पूजा को वापस लेकर आओगी। फिर क्या हुआ? कोई बात हो गई है क्या? हाँ, मैं ये सोचकर गई थी कि पूजा को हर हाल में वापस लाऊंगी, लेकिन उसने ऐसी बात बताई कि हम उसे वापस नहीं ला पाए। ऐसा क्या बताया पूजा ने? पूजा ने बताया कि किरण देवी रूनी के साथ मिलकर हमें परेशान करने के लिए फिर से कोई बड़ी साजिश को अंजाम देने वाली है। पूजा को अभी ये नहीं पता चल पाया है कि किरण देवी क्या करने वाली है, इसलिए वो ये पता लगाने के लिए रुकी है। वो रूनी का सहारा लेकर किरण देवी की साजिश का पता लगाएगी। ये तो ज्यादा चिंता की बात है। अब हमें ज्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा। हाँ दादा, हम सब अब अलर्ट रहेंगे जब तक हमें पता न चल जाए कि उनकी योजना क्या है। इधर नारायण भवन में किरण देवी फिर से बेचैन थी। रात फिर से मालती उसके सपने में आई थी। किरण देवी परेशानी से चहलकदमी करते हुए बड़बड़ा रही थी। जब तक वो भैरवा से हम अपना बदला नहीं ले लेंगे, तब तक मालती हमारे सपने में आती रहेगी। हमको अपनी मालती के आत्मा को शांति देना है। उनके लिए भैरवा को पकड़ना ही होगा और उस यति की बलि देनी ही पड़ेगी। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तभी वहां पर अर्नब आ गया। अर्नब, रूनी को बुलवाओ। क्या हुआ? कुछ बात हुई क्या? किरण देवी गुस्से से चिल्लाई। हमने कहा ना कि बुलवाओ तो बुलवाओ। सारा जानकारी लेकर तुम क्या करोगे? अर्नब वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद किरण देवी, रूनी, अमरेंद्र और अर्नब की मीटिंग हुई। कहो रूनी, भैरवा से बदला लेने का प्लान छोड़ दिए का? वो अभी भी गांव वाले को तुम्हारे खिलाफ भड़का रहा है। कछु करोगे कि नहीं? हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि जो उस दिन अमरेंद्र ने कहा था यति को अगवा करने का, उसी प्लान पर काम करें। किरण देवी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। हाँ, ये बढ़िया प्लान है, इसी पर काम करो। मैं अपने आदमियों को यति के घर पर नजर रखने को कहता हूँ। जिस वक्त घर पर कोई नहीं होगा, हम यति को बेहोश करके उठा सकते हैं। लेकिन हम यति को रखेंगे कहाँ? उसकी चिंता नहीं है, गांव के बाहर मेरा फार्म हाउस है, वहां रखेंगे। हाँ हाँ, फिर ठीक है। भैरव और पुलिस को मैं देख लूंगा। ये बढ़िया है। अपनी लुगाई को बचाने वो भैरवा जरूर आएगा। फिर दोनों को एक साथ खत्म कर देंगे। ये सारी प्लानिंग इतनी गुप्त रूप से हुई कि पूजा को कानों कान खबर नहीं हुई। 2 दिन तक अर्नब के आदमी यति के घर पर नजर रखे हुए थे। तीसरे दिन उन्होंने देखा कि भैरव और कार्तिक गांव से बाहर जा रहे थे, लेकिन घर में सुनैना और राघव बचे हुए थे। अर्नब और रूनी को जब यह खबर मिली तो दोनों अपनी योजना को आखिरी अंजाम तक पहुंचाने आए। रूनी ने अपने खास आदमी रंगा और बिल्ला को बुलाया। रंगा, बिल्ला, ये बहुत खास मिशन है। ये यति की तस्वीर है। रूनी ने रंगा बिल्ला को यति की तस्वीर दिखाई।
इसे इसके घर से उठाकर मेरे फार्म हाउस तक पहुंचाना है। जी साहब। रंगा बिल्ला वहां से चले गए। वो दोनों भैरव के घर पहुंचे। घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा यति ने ही खोला। रंगा के हाथों में क्लोरोफॉर्म छिड़का रुमाल था। वो रुमाल उसने यति की नाक पर रखा। यति के मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। दोनों ने चुपचाप उसे उठाकर गाड़ी में डाल दिया। तभी पीछे से सुनैना निकली। कौन है यति? यति, कौन आया है? यति की कोई आवाज नहीं आई तो सुनैना घबराकर गेट की तरफ बढ़ी। वहां देखा तो गेट खुला था और यति वहां नहीं थी। वो बाहर की तरफ दौड़ी तो एक गाड़ी को जाते हुए देखा। वो डर के चिल्लाने लगी, राघव भैया, राघव भैया, राघव भैया, यति को कोई ले गया। राघव घबराते हुए अपने कमरे से निकला। क्या हुआ सुनैना? अभी कोई आया था। मैं जब तक बाहर निकली वो यति को उठा कर ले गया। मैंने गाड़ी देखी भैया, पता नहीं यति को कहाँ लेकर गए। मैं भैरव और कार्तिक को क्या जवाब दूंगी? क्या होगा यति का? भैया अब क्या होगा? ये कहते हुए सुनैना जोर जोर से रोने लगी। राघव भी परेशान हो गया। वो सुनैना को घर के अंदर ले आया। इधर नारायण भवन में यह खबर पहुंची कि यति को उठा लिया गया। किरण देवी के कमरे से ठहाकों की आवाज आ रही थी। पूजा शंका भरे कदमों से उसकी तरफ बढ़ी। यति खत्म तो भैरवा खत्म। ऐसे ना तो वैसे बलि तो पड़ ही जाएगी। किरण देवी की बात सुनकर पूजा के कदमों तले की जमीन खिसकती मालूम हुई। हे भगवान, इन लोगों ने यति दीदी के साथ क्या किया? मैं यहाँ रहकर कुछ भी नहीं कर पाई। पूजा की आंखों में आंसू आ गए। उसने झटपट अपने आंसू पोंछे और अपना हुलिया ठीक किया ताकि किसी को कोई भी शक ना हो। वो अपने कमरे की तरफ बढ़ी। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। पूजा अचानक से डर गई। उसे लगा कि कहीं उसकी इस परेशानी को कोई ताड़ न ले। वो अपना चेहरा ठीक करके पीछे मुड़ी तो वहां रूनी खड़ा था। पूजा ने उसे देखकर बनावटी मुस्कान दी और उसका हाथ कंधे से हटा दिया। पूजा, आज मैं बहुत खुश हूँ। कहीं बाहर घूमने चलें? अच्छा, खुश होने की कोई खास वजह है क्या? हाँ, पिछली बार नहीं हो पाया था पर इस बार कर ही लिया। इस बार वो भैरव नहीं बचेगा। इस बार उसकी कमजोर नस पर वार किया है। रूनी की बात सुन पूजा चौंक गई। उसके अंदर एक डर बैठ गया। ऐसा क्या किया तुमने? इस बार भैरव की पत्नी यति को उठवा लिया है। अब भैरव फंसेगा जाल में। मेरा और किरण देवी दोनों का बदला पूरा हो जाएगा। रूनी की बात सुनकर ऐसा लगा जैसे पूजा के सिर पर किसी ने चिंगारी गिरा दी हो। कुछ देर के लिए उसे समझ नहीं आया कि वो क्या एक्सप्रेशन दे। वो सुन्न सी हो गई। रूनी पूजा के चेहरे की तरफ गौर से देख रहा था। क्या हुआ? ये सुनकर तुम्हें खुशी नहीं हुई कि मैं आज अपने मिशन में कामयाब हुआ? पूजा खुद को संभालते हुए बोली, मैं खुश हूँ। तुम जो चाहते थे वो तुमने कर लिया। भैरव का क्या रिएक्शन है यति के गायब होने पर? अभी तक भैरव को पता नहीं है कि मैंने यति को कहाँ रखा है। पहले वो खोजने में परेशान होगा, फिर अगर खोज भी लिया तो दोनों एक साथ ऊपर जाएंगे। अच्छा, और भैरव की पत्नी को तुमने कहाँ रखा है? ये सुनकर रूनी के चेहरे पर शरारती मुस्कान आ गई। अच्छा, तुम्हें सारी जानकारी चाहिए मेरे मिशन के बारे में? फिर रूनी पूजा के पास आकर उसके कानों के पास अपने होठ ले जाकर कामुक अंदाज में फुसफुसाने लगा। मेरे सारे राज जानने हैं तो मेरे साथ थोड़ा वक्त बिताओ। पूजा को रूनी का ये व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन अभी उसके पास कोई चारा नहीं था। उसके लिए यह जरूरी था कि वो पता लगाए कि यति को कहाँ रखा गया। पूजा जानती थी कि यति मां बनने वाली है। ऐसे समय में यति के साथ ये सब, पता नहीं यति का क्या होगा। वो मन ही मन घबराने लगी, फिर खुद को संभाल लिया। तो कहिए रूनी, कहाँ चलना है? चलो फिर सिनेमा देखने चलें। सिनेमा देखने? अभी? हाँ, अभी नहीं तो कभी। पर क्या? कोई रोकने वाला नहीं है तुम्हें। आज किरण देवी भी कुछ नहीं कहेगी। चलो मेरे साथ। पूजा के पास कोई रास्ता नहीं था। उसे भी यति के बारे में पता करना था, तो उसने फिर से एक बनावटी मुस्कुराहट के साथ कहा,
ठीक है, मुझे थोड़ी देर, थोड़ा समय दो, मैं तैयार होकर आती हूँ। ठीक है, जल्दी करना, शहर जाने में भी समय लगेगा, 1 घंटे का रास्ता है। ठीक है। पूजा अपने कमरे में चली गई और थोड़ी देर में तैयार होकर निकली तो रूनी कुछ देर उसे एकटक देखता रहा। उधर रूनी के फार्म हाउस में जब यति की आंखें खुली तो उसके दोनों हाथ और पैर बंधे हुए थे, मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था। ये कौन सी जगह है? क्या मैं सपना देख रही हूँ? यति ने भैरव को आवाज लगाने की कोशिश की पर मुंह से आवाज नहीं निकली। वो दिमाग पर जोर देकर याद करने की कोशिश करने लगी। तब उसे याद आया कि थोड़ी देर पहले जब उसके घर में दरवाजे पर नॉक हुई थी और उसने दरवाजा खोला था तो 2 आदमी दिखे थे। उसके बाद का कुछ भी उसे याद नहीं आ रहा। बेबसी में उसके दोनों आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। इधर यति के घर में भैरव और कार्तिक शहर से लौट आए थे। वो जब घर में घुसे तो सुनैना और राघव सर पर हाथ लेकर बहुत ही उदास चेहरा लिए हुए बैठे थे। उन दोनों का उदास चेहरा देखकर भैरव का दिल बैठ गया। गुड़िया, गुड़िया, कहाँ हो गुड़िया? भैरव का मन किसी अनजान आशंका से भर उठा था। सुनैना दौड़ते हुए भैरव के पास आई और उसे पकड़कर रोने लगी। भैरव, मुझे माफ कर दो, हम दोनों मिलकर तुम्हारी गुड़िया की देखभाल नहीं कर पाए। भैरव, हमें माफ कर दो। सुनैना की बात सुनकर भैरव सुन्न हो गया। क्या हुआ मेरी गुड़िया को? कहाँ है वो? 2 लोग आए थे और वो दोनों यति को उठा कर ले गए। कैसे? आखिर ऐसा कैसे हुआ? आप दोनों तो घर में थे ना? हाँ, मैं घर में ही थी। किसी ने जब दरवाजा खटखटाया तो यति ने दरवाजा खोला क्योंकि वो दरवाजे के पास थी। जब मैं अपने कमरे से निकलकर दरवाजे तक पहुंची तो वो दोनों गाड़ी में यति को बिठा कर ले जा चुके थे। मैं कुछ नहीं कर पाई भैरव, मैं कुछ नहीं कर पाई। भैरव वहीं जमीन पर बैठ गया। अब उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। हालांकि वो जानता था कि यह किरण देवी का कारनामा है और अगर वो किरण देवी से मिलने भी गया तो वो सीधा सीधा कुछ नहीं बताएगी। क्या करूं मैं? कार्तिक भैरव के पास आया और उसके कंधे पर हाथ रख दिया। दादा, हम निराश नहीं हो सकते, हमें यति को खोजना होगा, चलिए। कार्तिक की बात सुनकर भैरव के अंदर भी हिम्मत आई। वो उठा और कार्तिक के साथ जीप में बैठकर निकल गया। कार्तिक और भैरव ने गांव के कोने कोने में यति को तलाशा। गांव के बाहर खेतों में भी घूम आए। अगले 5-6 घंटों तक दोनों गांव और उसके आसपास यति को खोजते रहे पर कहीं कुछ पता नहीं चला। इधर सिनेमा देखते हुए रूनी पूजा के हाथों को सहलाता रहा। पूजा को रूनी का छूना अच्छा नहीं लग रहा था। रूनी से कैसे पूछूं कि यति को कहाँ रखा है? जब मूवी का इंटरवल होगा तो मालूम करने की कोशिश करूंगी। अच्छा, जहाँ भैरव की पत्नी को रखा है वहाँ सुरक्षा तो है ना? अगर कहीं भैरव इस बीच में पहुंच गया तो? तुम तो वहाँ हो नहीं। नहीं, इस बार मैंने अपने सबसे होशियार आदमी को लगाया है। फार्म हाउस में किसी के पहुंचने की कोई उम्मीद है ही नहीं। पूजा समझ गई कि यति को फार्म हाउस में रखा गया। इंटरवल के 10 मिनट बाद पूजा ने रूनी की तरफ देखा। रूनी, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है और सिनेमा की ये तेज तेज आवाज मेरे सिर पर हथौड़ी की तरह लग रही है। मुझे घर जाना है, मुझे घर पहुंचा दो। ओह, कहो तो मालिश कर दूं? नहीं, मुझे घर जाना है। ठीक है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। पूरे रास्ते पूजा यही सोचती रही कि कैसे भैरव तक यति की लोकेशन के बारे में खबर भिजवाए। वो सोच रही थी कि कोई ऐसा इंसान मिल जाए कि वो इशारे से बता सके कि यति कहाँ है। तभी उसे कोई दिखा जो अपनी धुन में गाए जा रहा था। पूजा को उम्मीद की किरण नजर आई। राम की दया है, सब ठीक है, कान्हा की दया है, सब ठीक है। पूजा समझ गई कि ये मलंग है। पूजा जानती थी कि मलंग अपने नाम जैसा ही मलंग पर स्मार्ट भी है। जब पूजा की गाड़ी मलंग के पास से गुजरी तो वो भी धीरे से गाने लगी। राम की दया है, सब ठीक है। पूजा को गाते हुए सुन मलंग उसकी ओर देखकर मुस्कुराया। पूजा ने दाहिने हाथ के अंगूठे से रूनी की ओर इशारा किया और होंठों से बिना आवाज किए बोलने की कोशिश की। फार्म हाउस, फार्म हाउस। मलंग ने सहमति में सिर हिलाया
और गाते हुए चला गया। पूजा नारायण भवन पहुंचकर अपने कमरे में जाने लगी। रूनी उसके पीछे पीछे चल रहा था तो पूजा ने पलटकर कहा, थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ। ठीक है, तुम आराम करो, मैं चलता हूँ। अर्नब ने रूनी और पूजा को साथ देख लिया। वो अंदर ही अंदर जल भुन गया था। उधर रूनी के फार्म हाउस में यति अपने आप को आजाद करने की कोशिश कर रही थी। तभी रंगा बिल्ला वहां आए। क्या कहते हो भाई, बहुत ताकत है इसमें। हाँ भाई, मजबूत लगती है, बहुत जी तोड़ कोशिश कर रही है। वैसे भाई देखने में भी सुंदर है ये, क्या कहते हो? ऐसा नहीं सोचो, रूनी साहब मारे डालेंगे हमें। उन्होंने जितना कहा है हमें बस उतना ही करना है। जब तक उधर से कोई ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक ऐसे ही रहने देना है इसको। ठीक है भाई, चल फिर ताश खेलते हैं। यहाँ क्या करेंगे? दोनों उस कमरे से निकल गए। यति समझ गई कि ये सब रूनी का किया हुआ है। उसे फिक्र हो रही थी कि पता नहीं भैरव को पता चला भी है या नहीं कि वो कहाँ है। यति इधर उधर देखने लगी ताकि कोई ऐसा सामान मिल सके कि वो अपने आप को बचा ले। तभी उसने देखा कि एक कुर्सी पर शराब की खाली बोतल पड़ी हुई थी। वो अपने आप को घसीटते हुए उस कुर्सी की तरफ बढ़ी और कुर्सी को धक्का दे दिया। बोतल नीचे गिर गई। बोतल की आवाज सुनकर रंगा बिल्ला फिर अंदर आए तो यति फिर से अपनी जगह पर उसी तरह पड़ी रही, बिना हिले डुले। अच्छा, लगता है दारू की बोतल की आवाज थी। वो दोनों चले गए। यति कांच के टुकड़े की तरफ बढ़ी। उसने अपनी पीठ कांच की तरफ की और हाथ जिस रस्सी से बंधे हुए थे उस रस्सी को काटने की कोशिश करने लगी। रस्सी बहुत मोटी थी, वो आसानी से कटने वाली नहीं थी और कांच भी दूसरी तरफ मुड़ गया था। पर यति लगातार कोशिश कर रही थी कि वो कामयाब हो जाए। उसके माथे पर पसीने की बूंदें आ गई। मुझे यहाँ से निकलना ही होगा, सब मेरी फिक्र कर रहे होंगे। तब यति ने अपने पेट की तरफ देखा और इमोशनल हो गई। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें इस दुनिया में लाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम्हारी माँ इतनी कमजोर नहीं है। यति फिर से कोशिश करने लगी और इस बार उसे कामयाबी मिलती दिखी। रस्सी धीरे धीरे कटने लगी थी। उसने और जोर लगाया और धीरे धीरे रस्सी कटने लगी, मगर वहीं कांच का टुकड़ा थोड़ा सा यति के हाथ में भी चुभ गया और हाथों से खून बहने लगा। यति फिर भी नहीं रुकी और आखिरकार उसने अपने हाथों को आजाद कर लिया। उसने हाथ की रस्सी फेंकी और कांच को उठाकर अपने पैरों की रस्सी काटने लगी। तभी उसे लगा जैसे बाहर से कोई आ रहा है। उसने अपने दोनों हाथ पीछे कर लिए और रंगा बिल्ला की तरफ देखने लगी, जो वहां आ गए थे। भाई तू बेकार शक कर रहा है, इतनी भी मजबूत नहीं है ये कि दो दो रस्सियां तोड़कर भाग जाए। हाँ भाई, तू सही कह रहा है, चल आराम से दारू चढ़ाते हैं। वो दोनों फिर से चले गए। यति ने कांच उठाया और अपने पैरों की रस्सी को काटने लगी। धीरे धीरे पैरों की रस्सी कट गई और यति के हाथ पैर आजाद हो गए। वो खड़ी हो गई। यहाँ तो बाहर जाने का एक ही रास्ता है और वहां भी वो दोनों गुंडे होंगे। फिर उसने कमरे के चारों ओर नजर दौड़ाई तो देखा ऊपर छत से लगा हुआ वेंटिलेशन था जो कांच से ढका हुआ था। लेकिन इतनी ऊपर तक मैं पहुंचूंगी कैसे? फिर उसने देखा कि कमरे में एक कुर्सी थी जिस पर दारू की बोतल रखी थी और एक स्टूल भी। उसने कुर्सी दीवार के साथ लगाई और उसके ऊपर स्टूल रख दिया। अब वो खिड़की तक पहुंच पा रही थी। सबसे पहले उसने वेंटिलेटर के कांच को तोड़ने की कोशिश की। जो दारू की बोतल कुर्सी से गिरकर टूटी थी, उसके हैंडल वाले हिस्से को पकड़कर उसने शीशे पर जोर से दे मारा। वेंटिलेशन का कांच टूटकर बाहर की ओर गिर गया। इस बार टूटने की आवाज शायद रंगा बिल्ला तक नहीं पहुंची थी। वो नहीं आए। यति ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था। उसने वेंटिलेटर पर अपने दोनों हाथ रखकर अपने शरीर को पूरी तरह से उठाना चाहा। उसने कोशिश की, लेकिन उसके हाथ में दर्द होने लगा और वो नीचे स्टूल पर खड़ी हो गई। यति के चेहरे पर बेबसी थी और आंखों में आंसू। क्या करूं मैं? इतना ऊपर नहीं चढ़ पाऊंगी। फिर यति के हाथ खुद ब खुद उसके पेट पर चले गए। नहीं, मुझे बाहर निकलना ही होगा। मुझे तुम्हारे लिए निकलना होगा। दूसरी तरफ मलंग भैरव के घर पहुंचा और उसने टूटे फूटे शब्दों में कहा, चुनाव होगा, पूजा भी होगी, फार्म हाउस पर होगी, चुनाव लड़ने वाला।
भैरव मलंग की बात सुनकर चौंक गया। वो पहली बार में नहीं समझ पाया था कि मलंग क्या कहना चाह रहा था, लेकिन वो जरूर समझ रहा था कि मलंग कोई काम की बात कर रहा है। तभी कार्तिक ने मलंग की बात को डिकोड किया। दादा, लगता है पूजा ने इसे कोई इशारा दिया है कि भाभी रूनी के फार्म हाउस पर है। ये सुनकर भैरव चौंक गया। हाँ, शायद तुम सही कह रहे हो। चलो कार्तिक। तभी पीछे से राघव आया। रुको भैरव, मैं भी चलता हूँ। नहीं दादा, सुनैना घर में अकेली है, आप यहीं रहिए। भैरव और कार्तिक फार्म हाउस की ओर निकले। इधर फार्म हाउस में यति ने फिर से जोर लगाया और वेंटिलेटर पर चढ़ गई। उसने बाहर सिर निकालकर देखा तो पीछे गहराई ज्यादा थी। ओह, इस हालत में इतनी ऊंचाई से नहीं कूद सकती। क्या करूं? भैरव और कार्तिक सावधानी से फार्म हाउस तक पहुंचे। उन्हें पता था कि वहां बदमाश होंगे। वो फार्म हाउस के पिछले हिस्से की ओर बढ़े। तभी उन्हें वहां लाठी पकड़े और चेहरा ढके हुए एक मुस्टंडा सा आदमी दिखा। दादा सावधान। फिर दोनों ने एक साथ उस मुस्टंडे पर हमला कर दिया। वो बेसुध होकर गिर पड़ा। फिर दोनों हल्के पांव से फार्म हाउस की ओर बढ़े। तभी दोनों के कानों में किसी की आवाज आई। वो दोनों डर गए। भैरव, कार्तिक, मैं यहाँ हूँ। दादा, ये तो यति भाभी की आवाज लग रही है। फिर भैरव ने भी ध्यान लगाया। वो यति की ही आवाज थी। हाँ कार्तिक, ये यति की आवाज है। गुड़िया, कहाँ हो गुड़िया? यति ने फिर आवाज दी। भैरव, ऊपर देखो, वेंटिलेशन के पास। कार्तिक और भैरव ऊपर की ओर देखने लगे। दीवार के ऊपरी हिस्से पर यति नजर आई। यति और भैरव एक दूसरे को देखते ही भावुक हो गए। दोनों की आंखों में आंसू आ गए। दादा, हमें भाभी को ऊपर से सुरक्षित निकालना होगा। हाँ कार्तिक। गुड़िया, किसी तरह खिड़की से बाहर निकलो और कूद जाओ। मैं हूँ नीचे, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। यति थोड़ी देर सोचने लगी, फिर अपने शरीर को खिड़की से निकाला और कूद गई। भैरव ने अपनी मजबूत बाजुओं में उसे थाम लिया। उसने यति को कसकर गले लगा लिया और उसके हाथ से खून बहता देखकर डर गया। गुड़िया, तू ठीक तो है ना? तेरे हाथ से खून बह रहा है। कुछ नहीं हुआ मुझे, बस छोटी सी चोट है। भाभी, आप ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम दोनों के रहते मुझे क्या ही होगा। हमें जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए, इससे पहले कि हमें कोई देख ले। फिर तीनों दबे कदमों से गाड़ी की ओर चले। उधर रंगा बिल्ला को ध्यान आया कि एक बार यति को देख लिया जाए। उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो नहीं खुला। उनका माथा ठनका। भाई, ये दरवाजा अंदर से कैसे बंद हुआ? वो सब हम बाद में सोचेंगे, पहले दरवाजा तोड़। दरवाजा तोड़कर दोनों अंदर आए तो यति वहां नहीं थी। भाई, ये तो सच में बहादुर थी, भाग गई। अब साहब को क्या जवाब देंगे? हमारी नौकरी तो गई। दोनों हड़बड़ाते हुए बाहर निकले तो देखा कि यति, भैरव और कार्तिक गाड़ी में निकल रहे थे। दोनों ने उनका पीछा किया, पर भैरव ने दोनों को धोखे से रास्ता भटका दिया। तीनों घर पहुंचे। यति को देखकर सुनैना ने रोते हुए उसे गले लगा लिया। कैसी हो यति? तुम ठीक तो हो ना? अरे तुम्हें तो चोट लगी है। कार्तिक, तुम फर्स्ट एड किट ले आओ, मैं गुड़िया को लेकर कमरे में जाता हूँ। कमरे में भैरव ने यति का घाव साफ किया और पट्टी बांध दी। फिर वो उसके दोनों हाथों को अपने हाथ में लेकर सुबकने लगा। अरे अब क्या हुआ? मैं ठीक हूँ। भगवान की दया से तुम ठीक हो, पर मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाया गुड़िया, मुझे माफ कर दो। यति प्यार से भैरव के बालों को सहलाने लगी। तुमसे ये किसने कह दिया कि तुमने मेरा ख्याल नहीं रखा? फिर यति ने भैरव के दाहिने हाथ को अपने पेट पर रखा। आपका अंश तो हमेशा मेरे साथ है और मेरा ख्याल रखता है। जब हिम्मत टूटने लगती है तो जैसे अंदर से आवाज आती है, मैं हूं तुम्हारे साथ। दोनों एक दूसरे की बाहों में यूं ही लिपटे रहे। दूसरी तरफ पूजा को दूसरे दिन खबर मिली कि यति ठीक है। वो मन ही मन खुश हो गई। किरण देवी, अर्नब और अमरेंद्र के लटके हुए चेहरे को देखकर पूजा को और भी खुशी मिल रही थी। पर एक डर भी था कि फिर से असफल होने के बाद रूनी और ये लोग पता नहीं आगे क्या करें। राम की दया है, सब ठीक है। कान्हा की दया है, सब ठीक है। पूजा मलंग की आवाज सुनकर बाहर निकली और हाथ जोड़कर बिना कुछ कहे उसे धन्यवाद दिया। वो गुनगुनाते हुए घर में दाखिल हो रही थी। उसके चेहरे पर खुशी छलक रही थी। राम की दया है, सब ठीक है। कान्हा की दया।
तभी अचानक अर्नब उसके सामने आ गया। क्या बात है, बहुत खुश लग रही हो हमारी नाकामयाबी पर, या रूनी के साथ सिनेमा देखकर आने की खुशी में? यूं अचानक अर्नब को सामने पाकर पूजा ठिठक गई। एक पल को उसे समझ नहीं आया कि वो क्या जवाब दे, पर तुरंत ही खुद को संभाल लिया। नाकामयाबी? किसकी नाकामयाबी? ज्यादा भोली मत बनो, तुम्हें सब पता है। आजकल रूनी के साथ ज्यादा घूमने फिरने नहीं लगी हो। पूजा को अर्नब पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो नारायण भवन में रहते हुए किसी से भी दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहती थी। अरे, उस दिन रूनी खुश था क्योंकि उसने भैरव की पत्नी को उठा लिया था, तो उसने मुझे सिनेमा देखने चलने को कहा। अब तुम तो जानते ही हो कि इस घर में रूनी की क्या अहमियत है। मैं उसे कैसे मना करती, पर तुम्हें पता है मैं आधे सिनेमा में ही घर आ गई। सिर दर्द होने लगा था। अच्छा, पर तुम गई तो थी ना सिनेमा देखने। कभी तुम्हारे साथ भी चलूंगी। पर तुम रूनी के साथ गई क्यों? अरे, तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? अर्नब पैर पटकते हुए वहां से चला गया। पूजा मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चली गई। दूसरे दिन सुबह यदि की आंख खुली तो भैरव हाथ में नाश्ते की प्लेट लिए खड़ा था। भैरव ने शेफ की कैप पहन रखी थी। तो रानी साहिबा, नाश्ते में क्या लेना पसंद करेंगी? भैरव को ऐसे देखकर यति के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने भैरव के गाल को पकड़ा। ओहो, इतना क्यूट शेफ! मेरा तो शेफ को देखकर ही पेट भर गया। रानी साहिबा को यूं शेफ से फ्लर्ट करना शोभा नहीं देता है। अब यति हंस पड़ी। भैरव उसे एकटक देखता रहा। आज हम आलू पूरी और मीठी बूंदी खाएंगे। और कोई फरमाइश? क्या क्या बनाना आता है तुम्हें? आप जो आदेश करेंगी सब बन जाएगा। आप बेफिक्र होकर आदेश दीजिए। अच्छा, ऐसी बात है तो फिर गोभी का ताजा अचार बना देना और इमली की खट्टी मीठी चटनी भी। भैरव ने सिर झुकाकर सलाम किया। जो आ गया रानी साहिबा। यति फिर हंस पड़ी। भगवान, मेरी गुड़िया की हंसी ऐसे ही बनाए रखिएगा। पर शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था। नारायण भवन में सुबह सुबह कुछ ऐसा हुआ कि सब सकते में आ गए। रामू पूजा को नाश्ते के लिए बुलाने के लिए जब उसके कमरे में गया तो देखा दरवाजा अध खुला सा था। उसने दरवाजा खटखटाया और आवाज दी, पूजा दीदी, पूजा दीदी। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। रामू ने फिर आवाज दी, पूजा दीदी, नाश्ता लग गया, आ जाइए। इस बार भी अंदर से कोई आवाज नहीं आई तो रामू ने दरवाजा धकेला। दरवाजा खुला पर पूजा नजर नहीं आई। रामू ने समझा कि शायद वो बाथरूम में होगी। वो बाथरूम की तरफ बढ़ा पर बाथरूम भी खुला था। रामू घबराते हुए बाहर आया और चिल्लाया, मालकिन, मालकिन। रामू की ऊंची आवाज सुनकर किरण देवी गुस्से से बाहर निकली। क्या हुआ रे रमुआ, ऐसे काहे चिल्ला रहा है? कौनो मर गया है का? मालकिन, पूजा दीदी कमरे में नहीं है। तो का हो गया? कहीं हवा खाने गई होगी। पर मालकिन, हम तो एकदम सवेरे से जागे हैं, तब से कोई बाहर आया ही नहीं। हाय ससुर, अभी का मामला है? कहाँ गई ये लड़की? राणब, अमरेंद्र, रे जल्दी इधर आवा। किरण देवी की आवाज सुनकर अर्नब और अमरेंद्र बाहर निकले। अरे क्या भूचाल आ गया सुबह सुबह। वो पूजा घर से गायब है। ये सुनकर अमरेंद्र के चेहरे पर लापरवाही वाले भाव आ गए। हाँ तो गई होगी वहीं। कहाँ? अरे वहीं अपने पति के घर भैरव यति के साथ रहने। मैं तो हमेशा से कहता था कि ये भरोसे के लायक नहीं है। किरण देवी ये सुनकर सोच में पड़ गई। अरे ससुरा, तुम्हारी बात अब हमको भी सच्ची लगने लगी है। हम तो उस पूजा पर भरोसा करने लगे थे। का हो अर्नब, तुम्हारा का अंदाजा है? कहाँ गई होगी पूजा? मुझे क्या पता, शायद अमरेंद्र की बात सच हो, वो लौट गई हो। अमरेंद्र, जरा पता लगवावा कि पूजा वहां पहुंच गई है या कहीं और चली गई है। ठीक है, मैं पता करता हूँ। फ्रेश होकर और नाश्ता करके अमरेंद्र यति के घर पहुंचा।
उसने बाहर से ही जोर से आवाज दी। पूजा, पूजा, आ गई ना यहाँ? मुझे तो तुम पर पहले से ही शक था, पर कोई मानता ही नहीं था। अमरेंद्र की आवाज सुनकर सुनैना बाहर निकली। उसे अमरेंद्र को देखकर गुस्सा आ गया। क्या है, तुम यहाँ क्यों आए हो? हमारी जिंदगी को और कितना बर्बाद करोगे? मुझे तुम लोगों से कोई लेना देना नहीं है, बस पूजा से पूछने आया हूँ कि वो क्या पता लगाने हमारे घर आई थी। पूजा? पूजा यहाँ कहाँ से आ गई? वो तो तुम लोगों से मिली हुई है। अमरेंद्र कुटिलता से हंसने लगा। हम लोगों से मिली हुई? वो हमेशा से तुम लोगों से ही मिली हुई थी और आज वो यहाँ लौट आई है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? पूजा यहाँ नहीं आई है। अब तो झूठ मत बोलो। सुनैना और अमरेंद्र की बहस सुनकर घर के बाकी लोग भी वहां आ गए। क्या हुआ सुनैना? अमरेंद्र, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वाह, सब आ गए और उसे अंदर ही छोड़ा है। क्या मतलब है तुम्हारा? किसे अंदर छोड़ दिया? वही पूजा को। कार्तिक ने गुस्से से अमरेंद्र का गिरेबान पकड़ लिया। क्या बकवास है, पूजा तुम लोगों के साथ है तो वहीं होगी ना। ओहो, पूजा के पति को गुस्सा आ रहा है। लगता है अभी भी अपनी बीवी से मोहब्बत है, जबकि बीवी तो दो दो मर्दों। अमरेंद्र अपनी बात पूरी करता इससे पहले ही कार्तिक ने उसके मुंह पर घूंसा मार दिया। अमरेंद्र जमीन पर गिर गया। भैरव ने जल्दी से कार्तिक को संभाला। अमरेंद्र गुस्से में उठ खड़ा हुआ और कार्तिक की ओर लपका, पर भैरव ने उसे बीच में ही रोक लिया। रुको अमरेंद्र, ठीक से बताओ, बात क्या है? बात क्या होगी? वो तुम लोगों की खबरी पूजा नारायण भवन से गायब है, इसलिए पता करने आया था कि वो यहाँ ठीक से पहुंच गई है या नहीं। ये सुनकर सब एक साथ चौंक गए। भैरव ने आश्चर्य से पूछा, पूजा यहाँ क्यों आएगी? वो तो हम सबको छोड़कर गई है। कार्तिक फिर से अमरेंद्र की ओर बढ़ा, पर भैरव ने उसे पकड़ लिया। दादा, जरूर इन लोगों ने पूजा के साथ कुछ किया है। हम सब ने कुछ नहीं किया। कल रात वो घर में थी, पर सुबह वो नारायण भवन में दिखी नहीं, तो मुझे लगा कि यहीं आई होगी। वो जहन्नुम में जाए, मेरा क्या। ये कहते हुए अमरेंद्र वहां से चला गया। कार्तिक वहां जमीन पर रोने बैठ गया तो भैरव उसकी पीठ सहलाने लगा। दादा, ये क्या हो गया? शांत हो जाओ कार्तिक, हम मिलकर पूजा का पता लगाएंगे। नारायण भवन में पूजा के नहीं होने से किसी को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा था। रामू थोड़ा उदास जरूर था। अमरेंद्र गुस्से में अंदर आया और बड़बड़ाने लगा, पता नहीं कहाँ मर गई ये पूजा, जो भी हो मुझे क्या। अर्नब एकदम खामोश था। किरण देवी को अर्नब का व्यवहार थोड़ा अजीब लगा। वो जानती थी कि अर्नब पूजा को पसंद करने लगा था, फिर भी उसके गायब होने पर वो खामोश था। उसने अपने खास आदमी मंगरू को अपने कमरे में बुलवाया। मंगरू, ये अर्नब पर थोड़ी नजर गड़ायो और हमको बताते रहो कि ये कहाँ कहाँ जाता है। जी मालकिन, अभी से काम पर लग जाता हूँ। यति के घर में सब उदास और परेशान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि पूजा आखिर गई कहाँ। दादा, किरण देवी को तो पूजा पर शक था नहीं, तो वो कुछ नहीं करेगी। रूनी और अर्नब पूजा को पसंद करने लगे थे, तो ये दोनों भी कुछ नहीं ही करेंगे। और अमरेंद्र को इन सबसे ज्यादा मतलब नहीं है, और किसी का कोई स्पष्ट मकसद नहीं है पूजा को गायब करने का। कहीं ऐसा तो नहीं कि पूजा को कुछ पता चला हो और वो उसका पता लगाने के लिए निकल पड़ी हो? हाँ, ये हो तो सकता है, क्योंकि पूजा बहादुर और हिम्मत वाली है। तुम्हारी बात ठीक है यति, पर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अगर नारायण भवन वालों ने कुछ किया होता तो वो यहाँ खोजने नहीं आते, और अगर रात के अंधेरे में पूजा निकली है तो वो पहले यहाँ आकर हम सबसे मिलती जरूर। तभी मलंग वहां से गाते हुए गुजरा। राम की दया होगी, सब ठीक होगा। कान्हा की दया होगी, सब ठीक होगा। रात के अंधेरे में जंगल में पूजा करो तो सब ठीक होगा। लगता है ये मंगल का संकेत है। पूजा रात को कहाँ गई है? या फिर ले जाई गई है, ये भी तो हो सकता है ना। पर ये समझ नहीं आ रहा है कि पूजा को कौन नुकसान पहुंचाना चाहता है। दादा, जो भी हो, हमें पूजा को खोजना शुरू करना तो पड़ेगा ना। भैरव कार्तिक के पास आया और कंधे पर हाथ रख के बोला, हाँ कार्तिक, हम सब मिलकर पूजा को खोजेंगे और वो मिल भी जाएगी।
तुम फिक्र मत करो। हाँ कार्तिक, हमारी पूजा बहुत होशियार और मजबूत है, उसे कुछ नहीं होगा। तो फिर जंगल से ही शुरुआत करते हैं। हाँ चलो। मैं भी चलती हूँ। नहीं भाभी, आप यहीं रुकिए। ऐसी हालत में हम आपकी जान जोखिम में नहीं डाल सकते। कार्तिक, मैं घर में चैन से नहीं बैठ सकती, प्लीज मुझे ले चलो। ठीक है, चलो तुम भी। तीनों जंगल की ओर निकल गए। इधर रूनी अपने घर में गुस्से से चहलकदमी कर रहा था। भैरव से बदला लेने का प्लान इस बार भी फेल हो गया था। आखिर ये भैरव है क्या चीज? इसको हराना इतना मुश्किल क्यों है? वो गुस्से में पैर पटकता हुआ चहलकदमी कर रहा था। वैसे वो साधारण तो है नहीं, तभी तो किरण देवी जैसी चालाक औरत को भी उसके सामने धूल चाटनी पड़ती है। कुछ नया सोचना पड़ेगा इसके लिए। एक बार किरण देवी से मिलकर बात करनी होगी। इधर नारायण भवन में रामू पूजा को याद कर रहा था। उसका मन उदास था। वो रसोई में बैठा था। पता नहीं पूजा बिटिया कहाँ और कैसी होगी। वो थी तो घर में रौनक जैसी लगती थी। इस घर में वो के अलावा और कौनो आदमी प्रेम से बात नहीं करता। हे राम जी, हमारी पूजा बिटिया का ख्याल रखना। तभी नारायण भवन की कॉल बेल बजी। रामू ने दरवाजा खोला। बाहर रूनी खड़ा था। किरण देवी घर में हैं? जी साहब, आइए। रूनी अंदर आया और हॉल में बैठकर किरण देवी का इंतजार करने लगा। किरण देवी अंदर आई। काहो रूणी, तुम तो आपन खासम खास आदमी लगाए थे, फिर भी भैरवा और उसकी महरारू बच गई। रूनी का दिमाग और गर्म हो गया। आप मेरा मजाक उड़ाना बंद कीजिए, यही आपके लिए फायदेमंद होगा। रूनी की कड़क आवाज से किरण देवी थोड़ी सहम गई और उसे रूनी की शर्त याद आ गई। रूनी ने अमरेंद्र को इसीलिए छोड़ा था कि किरण देवी चुनाव में उसकी मदद करे। अब किरण देवी ने विक्टिम कार्ड खेला और बनावटी दुख के साथ बोली, अरे रूनी, तुम तो नाराज हो गए, ऐसे गुस्सा ना करो। अब हमका बताए हम पर कितना काम का लोड है, और ऊपर से ये पूजा पता नहीं आज कहाँ गायब हो गई है। पूजा के गायब होने की बात किरण देवी ने जानबूझकर की थी। वो जानती थी कि पूजा के गायब होने की बात सुनकर रूनी का ध्यान उसकी तरफ से हट जाएगा। क्या मतलब? क्या बताएं, आज सुबह से वो पूजा कहीं दिख ना रही है, पता नहीं कहाँ चली गई। किरण देवी की बात सुनकर रूनी आग बबूला हो गया। क्या मतलब कि कहाँ चली गई? आपके घर से एक औरत गायब हो जाती है और आपको पता नहीं चलता, और आप अपने आप को ताकतवर समझती हैं। रूनी के इस ताने से किरण देवी तिलमिला गई। ज्यादा ताने मत मारे हो, हमारे घर से गायब हुई है तो हम ही खोजेंगे भी। खोज रहे हैं, तुम फिक्र ना करो। हम बस अपनी परेशानी बता रहे थे, कौनो तुमसे मदद नहीं मांग रहे थे। आप पर मुझे भरोसा नहीं। आपके पास पूजा की कोई तस्वीर है तो दीजिए, मैं ढूंढ लूंगा उसे। आसिक कहीं का, आ गया ना औकात में। तुम काहे ढूंढोगे पूजा को? तुमको क्या मतलब है उसे? आप इतना जवाब तलब क्यों कर रही हैं? और अगर पूजा मेरी मदद से मिल जाती है तो अच्छी बात होगी ना। वैसे आपको देखकर लग नहीं रहा कि आपको पूजा की कोई चिंता है। ये सुनकर किरण देवी सकपका गई। तुमको ऐसा काहे लगा? हमको बहुत फिक्र है पूजा की। रुको, हम तुमको तस्वीर देते हैं। किरण देवी ने रूनी को पूजा की तस्वीर दी और वो चला गया। घर पहुंचकर उसने अपने आदमी को बुलाया। शेरा, ये पूजा की तस्वीर है, ये कल से गायब है, इसका पता लगाओ। और हाँ, पिछले 2 काम मैंने अपने जिस भी बंदे को दिए वो फेल हुआ। इस बार मुझे नाकामी नहीं चाहिए। अपने खास लोगों की टीम बनाओ और इसे खोजो। मेरी तरफ से आपको नाकामी नहीं मिलेगी साहब। शेरा तस्वीर लेकर चला गया। इधर भैरव, यति और कार्तिक पूजा की खोज में जंगल में घुसे। जंगल बहुत बड़ा नहीं था पर बहुत छोटा भी नहीं था। तीनों एक साथ चलते जा रहे थे। बीच बीच में कार्तिक आवाज लगाता, पूजा, पूजा। पूजा, पूजा। अगले 4-5 घंटे वो जंगल में घूमते रहे पर उन्हें कुछ पता नहीं चला। यति के चेहरे पर थोड़ी थकान सी दिखने लगी थी। भैरव यति की ओर देखने लगा। गुड़िया, तुम थकी हुई लग रही हो। कार्तिक, तुम इसे घर छोड़ाओ। नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं पूजा को लिए बिना घर नहीं जाऊंगी। दादा,
मुझे लगता है हमें भी थोड़ी देर रेस्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, अभी घर चलते हैं, फिर आएंगे। तीनों जंगल से निकलकर अपनी गाड़ी में आ गए। क्या हम पुलिस को नहीं बता सकते? पुलिस 24 घंटे पूरे होने का इंतजार करती है और फिर औरत गायब हुई हो तो गंदे इल्जाम भी लगाती है। यह सुनकर यति ने परेशानी भरे चेहरे से हाँ में सिर हिलाया। और दादा, अगर हमने पुलिस से मदद मांगी तो नारायण भवन में सबको शक होगा कि पूजा हमसे मिली हुई है। फिर वो सब पूजा की जान के दुश्मन बन जाएंगे। हम ये रिस्क नहीं ले सकते। सही कह रहे हो कार्तिक, हमें खुद ही पूजा को खोजना होगा। इधर शेरा भी अपनी टीम के साथ गांव के आसपास के सुनसान इलाके में घूम रहा था, पर कोई सुराग हाथ नहीं लगा था। अर्नब भी परेशान सा था। भैरव, यति और कार्तिक जब गांव की ओर लौट रहे थे तो एक आदमी बाइक से जंगल की ओर जा रहा था। उसने अपना चेहरा हेलमेट और मास्क से पूरी तरह से कवर कर रखा था। उस ढके चेहरे वाले बाइक सवार को देखकर कार्तिक ने अपनी गाड़ी की रफ्तार कम कर दी। इस सुनसान रास्ते पर ये कहाँ जा रहा है? वो भी अकेला और इस तरह मुंह छुपाकर? हाँ, अजीब बात तो है। इसका पीछा करें क्या? अब तुम दोनों भाई यहाँ हीरो मत बनो। हमें अपना ध्यान पूजा पर लगाना है। कार्तिक, तुम यति को लेकर जाओ, मैं जरा इसकी पड़ताल करके आता हूँ। नहीं दादा, हम आपको इस सुनसान इलाके में अकेले नहीं छोड़ सकते। कार्तिक बिल्कुल सही कह रहा है, अभी घर चलो। ठीक है, चलो घर चलते हैं। वो तीनों वहां से निकल तो आए, पर दिमाग में वो मास्क मैन बाइक सवार ही घूम रहा था। तीनों घर पहुंचे और थोड़ी देर बाद ही भैरव सबकी नजर बचाकर अपनी बाइक लेकर निकल गया। वो उसी जंगल की तरफ बढ़ा। वो जंगल तक पहुंचने ही वाला था कि वो मास्क मैन बाइक सवार आता हुआ दिखाई दिया। भैरव जानबूझकर अपनी बाइक उसके सामने ले जाने लगा। मास्क मैन ने बचने की कोशिश की, पर भैरव ने अपनी बाइक से उसकी बाइक में जोरदार टक्कर मारी। बाइक वाला गिर गया। भैरव फुर्ती से उसके पास पहुंचा और उसका हेलमेट उतारने की कोशिश की। अरे मारना मत, मारना मत। भैरव ने उसे खींचकर उठाया और उसका मास्क खोल दिया। कौन हो तुम? इस तरह अपना मुंह क्यों छुपा रहे हो और इतनी सुनसान जगह पर क्या कर रहे हो? मैं कुछ भी करूं, तुम्हें क्या? भैरव ने एक जोरदार घूंसा उसके मुंह पर मारा। वो छिटक कर नीचे गिर पड़ा। बाइक वाले ने उठकर भैरव पर घूंसा मारने की कोशिश की, पर तब तक भैरव ने एक और घूंसा उसकी नाक पर दे मारा। उसकी नाक से खून बहने लगा। वो हाथों से अपना खून पोंछने लगा। अब कुछ बोलोगे या दूं एक और? बाइक वाले ने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया था। नहीं नहीं नहीं, बताता हूँ। मैं इस इलाके का हवलदार हूँ, ऑफ ड्यूटी काम कर रहा हूँ। किसका काम कर रहे हो? अपने थाने के दरोगा का। पर क्यों? पुलिस वाले हो तो ऑफ ड्यूटी क्यों? अरे वो अपने इलाके के नेताजी है ना, उनकी कोई रिलेटिव मिसिंग है। वो ऑन ड्यूटी सर्च नहीं करवाना चाहते, तो मेरे साहब ने उनसे ऑफ ड्यूटी सर्च करवाने का प्रॉमिस किया और पैसों के लालच में ये काम मैंने ले लिया। पर तुम कौन हो और मेरे पीछे क्यों पड़े हो? कौन नेताजी? नाम क्या है उस नेताजी का? अरे रूनी साहब, उनकी रिलेटिव मिसिंग है। ये सुनकर भैरव का माथा ठनका। तो जिसे खोजने निकले हो उसकी तस्वीर तो होगी। हाँ है, पर तुमको क्यों दिखाऊं? तुम हो कौन? अरे मैं यहाँ का लोकल हूँ, तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। क्यों, तुमको भी पैसे का लालच है? मैं तुम्हें अपने हिस्से में से कुछ नहीं दूंगा। अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस इंसानियत के नाते पूछ रहा था। अगर तुम्हें हेल्प नहीं चाहिए तो ठीक है, मैं चलता हूँ। ये कहते हुए भैरव जाने का बहाना करने लगा। रुको भाई, दिखाता हूँ तस्वीर। बाइक वाले ने तस्वीर दिखाई और भैरव का शक यकीन में बदल गया। वो पूजा की ही तस्वीर थी। इसे कहीं देखा तो है पर याद नहीं आ रहा है। भैरव माथे पर हाथ रखकर ये दिखाने की कोशिश कर रहा था जैसे वो याद करने की कोशिश कर रहा है, पर उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। ये पुलिस वाला है और ये अगर इधर आया है तो मतलब है कि इसके पास कोई जानकारी जरूर है। कुछ याद आया? इसे कहीं देखा तो है पर अभी याद नहीं आ रहा है। पर ये बताइए कि आप इस सुनसान जंगल की तरफ क्यों आए? क्या आपको कोई खबर मिली थी? हाँ भाई, हमारे बॉस को खबर मिली थी कि इस लड़की को कोई जंगल में लाया है, या शायद ये खुद से आई है। मैं जितना ढूंढ पाया मुझे तो कहीं नहीं दिखी। ओह, कोशिश कीजिए, कामयाबी जरूर मिलेगी। उधर रूनी अपने आदमियों से पूछताछ कर रहा था। क्या शेरा की तरफ से कोई खबर आई है?
काले कपड़े पहने एक मुशरंडा आगे आया। हाँ साहब, उन्होंने कहलवाया है कि वो जल्द ही अपना काम पूरा कर लेंगे। रूनी परेशान चेहरा लिए पूजा को याद कर रहा था। इधर नारायण भवन में किरण देवी भी अपने आदमियों से पूछताछ कर रही थी। उनके आदमियों ने बताया कि वो जल्दी ही पूजा का पता लगा लेंगे। यति के घर में भैरव को ना पाकर सब परेशान होने लगे। यति को बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी भैरव ने घर में प्रवेश किया। कहाँ चले गए थे तुम? मैं एक काम की खबर लाया हूँ। भैरव की बात सुनकर सबके कान खड़े हो गए। कार्तिक पास आया। दादा, पूजा के बारे में कुछ पता चला? नहीं कार्तिक, कुछ खास नहीं। पर जब हम लोग लौट रहे थे तो वो जो मास्क में बाइक वाला था, मैं उसी को खोजने गया था क्योंकि मुझे उस पर शक हो गया था। लेकिन अगर उस वक्त उसका पीछा करता तो वो अलर्ट हो जाता, इसलिए मैंने उसे जाने दिया और मैं फिर पीछे बाइक से गया। यति उत्सुक होकर भैरव की तरफ देखने लगी। और पता है वो कौन था? वो बाइक वाला एक पुलिस वाला था जो रूनी के कहने पर ऑफ ड्यूटी पूजा को खोज रहा है। ये सुनकर कार्तिक का मुंह खुला का खुला रह गया। क्या रूनी पूजा की तलाश कर रहा है? और वो भी पुलिस के जरिए से? हाँ कार्तिक, रूनी बहुत ताकतवर नेता है, वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो सीधे सीधे पुलिस की मदद नहीं ले रहा है। इसलिए उस बाइक वाले ने अपना चेहरा ढक रखा था कि उसे कोई पहचान न ले। ये सुनकर कार्तिक और यति के चेहरे पर थोड़ी खुशी और टेंशन के एक्सप्रेशन आ गए। हालांकि ये तो अच्छी बात है कि कोई और भी पूजा को खोज रहा है, पर टेंशन की बात यह है दादा कि रूनी क्यों खोज रहा है? आखिर पूजा को खोजने के पीछे उसका क्या मकसद हो सकता है? उसी शाम जंगल में अंधेरा घिरने के समय बांस के घने पेड़ों के बीच बनी छोटी सी झोपड़ी में पूजा बैठी थी। झोपड़ी में एक डिबरी जल रही थी। पूजा के हाथ पैर बंधे हुए थे और मुंह पर कपड़ा बंधा था। अपने आप को कैद से आजाद करने की कोशिश कर रही थी। खटपट की आवाज सुनकर झोपड़ी के गेट के पास खड़ा पहरेदार अंदर आया और पूजा को दुत्कारते हुए कहा, कितनी भी कोशिश कर लो, छूट नहीं पाओगी। तभी वहां एक आदमी और आया और उस पहरेदार ने उसे झुककर सलाम किया। वो आदमी धीरे धीरे पूजा के पास आया। पूजा ने डिबरी की हल्की रोशनी में उस आदमी का चेहरा देखने की कोशिश की और उसे पहचानने के बाद आश्चर्य से उसकी आंखें फट गईं।